Good morning, dear students. I hope all of you are doing very fine at the online classes. Today, we are going to talk about measurement of electrolytic conductance with the help of Wheatstone bridge method. Most of you are studying physics and might have done or maybe will be doing Wheatstone bridge method in the coming days. तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो है इसमें हम एक अननोन मेटेलिक वायर का अननोन रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट करते हैं। तो जो एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो हम मेटेलिक वायर्स के लिए यूज़ करते हैं ये उसका सेटअप है। इस सेटअप में आपको 4 मेटेलिक वायर्स नज़र आएंगी, R1, R2, R3 एंड R4 और कनेक्टिंग पॉइंट हैं इनके A, B, C एंड D, राइट। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर दिखाया हुआ है। इनको की से कनेक्ट किया गया, बैटरी से कनेक्ट किया गया और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट करंट की एप्लीकेशन से व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम मेटेलिक वायर का जिसका रेजिस्टेंस अननोन था वो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं by applying a formula R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। लेकिन ये जो सेटअप है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का will not be useful for solutions। आप सॉल्यूशंस को कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सॉल्यूशंस को लगाने की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब कि इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। वी हैव टू डू सम चेंजेस, क्योंकि आपने वायर का रेजिस्टेंस या उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस तो नहीं फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सॉल्यूशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो आपने किसी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन का जिसका भी आपने कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पे पुट करना है। तो इसका मतलब इसको चेंजेस देने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम यही है कि जो ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है अगर उसको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूज़ करना है तो उसमें हमें 3 मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करनी पड़ेंगी। पहली मॉडिफिकेशन है कि मेटेलिक वायर की जगह यहाँ पे सेल को इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए और उस सेल के अंदर एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो डिफरेंट सेल्स सजेस्ट किए गए, जैसे कि ये है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको प्लैटिनम ब्लैक से कोट किया हुआ है। ये ग्लास वेसल है, पायरेक्स ग्लास की बनी हुई है। इसमें सॉल्यूशन है जिसका कंडक्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। ये बहुत भारी भरकम है, इसको यहाँ पे लगाना थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन जो है यानी कि जिसका कंडक्टेंस, मैं वर्ड रेजिस्टेंस नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने आपको कल के या पिछले वीडियो में बताया था कि हम सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करते हैं, हम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाली हुई हैं, एनोड और कैथोड डेफिनेटली, और ये कनेक्टिंग वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं
ये प्लैटिनम ब्लैक से कोट की गई हैं, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्यों कोट की गई है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम जो ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में आई कि हमें मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, हमें सॉल्यूशन का कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस मेटेलिक वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा सेल के साथ। इस सेल को कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, या ये भी हो सकता है। मॉडिफिकेशन होती रहती है ना, कभी पुराने टाइम में सबसे पहले उन्होंने ये ट्राई किया होगा, फिर ये ट्राई किया होगा, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी हम कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो वैसे रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट होगा, बाद में कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका मतलब कि पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली कि एक मेटेलिक वायर को एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन के साथ या कंडक्टिविटी सेल के साथ रिप्लेस कर दिया, ताकि हम एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट कर सकें, हम उसकी कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकें। पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि ये जो ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, इसमें जो करंट यूज़ किया गया डायरेक्ट करंट। तो जब डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं ना, तो ये जो सॉल्यूशन इस सेल के अंदर है, ये जो सॉल्यूशन इस सेल के अंदर है ना, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। जब इलेक्ट्रोलिसिस ही हो जाएगी सॉल्यूशन की, तो नेचुरली उसकी जो ओरिजिनल कंडक्टेंस जो हमने मेज़र करनी थी वो तो नहीं हम कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये दूसरी प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट करंट की वजह से सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, और सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट करंट को रिप्लेस करना चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। तो हमने दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये थी कि मेटेलिक वायर यहाँ पे थी, हमें मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना था, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस फाइंड आउट करना था, तो हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल लगा दिया। दूसरी प्रॉब्लम हमें इस व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में ये आई कि डायरेक्ट करंट यूज़ करने से सॉल्यूशन कंडक्टिविटी सेल के अंदर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, और बहुत सारे आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, और एक इफेक्ट क्रिएट होगा, पोलराइजेशन इफेक्ट। तो आप उस पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट से चेंज कर दो। देखा, अगर दो प्रॉब्लम आई हैं तो उन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बता दिए। अब तीसरी प्रॉब्लम भी है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट की बजाय, तो गैल्वेनोमीटर काम करना बंद कर देता है, ये नल पॉइंट नहीं शो करता है। आपको पता ना कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक नीडल होती है, जब वो ज़ीरो पे आ जाती है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नल पॉइंट। यानी कि वो नीडल डिफ्लेक्शन नहीं शो करती, ना लेफ़्ट जाती है ना राइट जाती है। मेरी यही मैक्सिमम टेंडेंसी रहती है कि मैं आपको आपकी लेमन लैंग्वेज में ये डेफिनेटली टॉपिक्स समझाने की कोशिश करूं, बिकॉज बहुत ही कंसेप्चुलाइज्ड चीज़ें बोली जाती हैं क्लासरूम्स में टीचर्स, और ये बच्चों को बहुत ही डिस्करेज किया जाता, आपको ये भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता, आपको वो भी नहीं आता। पर बच्चों को बताया कहाँ पे?
8वीं में कहते हैं, 9th में बताएंगे, 9th के टीचर बताएंगे, 9th में कह देते हैं 10th के बताएंगे, 10th वाले कहते हैं +1 में, +1 वाले कहते हैं आप पीछे 10th तक सीख के क्या आए हो। सो माइंड नहीं करना, लेकिन ये एक बहुत ही विशियस प्रॉब्लम है और इस विशियस साइकिल से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो मैं, not the greatest one on this earth, simply trying to tell you that कि ये गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट क्या है। जब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नीडल है ना ऐसे जाती है ना ऐसे जाती है, ऐसे खड़ी हो जाती है 0 पॉइंट पे, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करती, तो वो उसका नल पॉइंट आ जाता है। अच्छा, तो अगर हम डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट से रिप्लेस कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर काम करना बंद कर देता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में ये तीसरी प्रॉब्लम आ गई। तीसरी प्रॉब्लम आ गई, तो इस तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। इसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? एयरफोन के साथ। इसे आप अपने कानों में लगाइए। पॉइंट ए से लेके सी तक एक स्ट्रेच्ड वायर है, खिंची हुई, बहुत ही ज़्यादा खिंची हुई वायर, और ये मेटेलिक जॉकी होता है। कानों में एयरफोन को लगाइए, जॉकी को इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ स्लोली ग्रेजुअली मूव करना शुरू कर दीजिए। मूव करेंगे, आपके कानों में आवाज आएगी सा 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 सा। तो इस पॉइंट पे आके शायद वो आपको सा सा की आवाज आनी बंद हो गई। दैट इज ए नल पॉइंट। सो इट्स टू सिंपल कि अगर आप डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर को किसने रिप्लेस कर दिया? एयरफोन और जॉकी ने। तो जॉकी जिस पॉइंट पे जाके आपको सांसा की आवाज देना बंद कर देगा, आपके कानों में आनी बंद हो जाएगी, वो नल पॉइंट हो जाएगा। तो आपने नल पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा जो जॉकी है वो एक तरह से गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है, तो ये नल पॉइंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इन टोटलिटी हम ये कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड फिजिक्स में यूज़ किया गया है मेटेलिक वायर्स के लिए, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कि मेटालिक वायर को कंडक्टिविटी सेल से रिप्लेस कर दिया गया, और जो डायरेक्ट करंट था वो इसकी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था, उसे ऑल्टरनेटिंग करंट से रिप्लेस कर दिया गया। और इसके अलावा हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रेजेंस में काम नहीं करता, तो इसलिए हमने उसे एयरफोन और जॉकी से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है जो कि सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको नटशेल में हमने लिखा हुआ है, नटशेल में लिखा हुआ है कि कौन सी 3 मॉडिफिकेशन जो हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए की जाती हैं। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट इज रिप्लेस बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, गैल्वेनोमीटर इज रिप्लेस बाय एयरफोन, और इलेक्ट्रोड जो है सेल की उनको कोट करना है प्लैटिनम ब्लैक के साथ, क्योंकि ये पोलराइजेशन को मिनिमाइज करती है। अब आपको याद भूल गया होगा कि मैंने पोलराइजेशन क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर आप डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं
तो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। ऑल्टरनेटिंग करंट से भी थोड़ी बहुत होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना सेल के अंदर, उनको कोट कर देते हैं प्लेटिनम ब्लैक के साथ, तो जिससे पोलराइजेशन इफेक्ट जो है मिनिमल हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 मॉडिफिकेशन है जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में करी हुई है। ठीक है बेटा, अब हमने इसका जो है कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन का कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें ये रेजिस्टेंस R है अपॉन रेजिस्टेंस X, यानी कि सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस, बाद में उसको कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, यानी कि A से लेके D तक जहाँ पे जॉकी को मूव करते करते आवाज़ आनी बंद हो गई थी एयरफोन से, नल पॉइंट आ गया था, ये रेजिस्टेंस है वायर AD की डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD। तो AD जो है वो लेंथ AD ले लेंगे और ये जो है लेंथ क्या ले लेंगे, CD ले लेंगे। अब आप यहाँ से रेजिस्टेंस X फाइंड आउट कर सकते हो। रेजिस्टेंस X फाइंड आउट करनी है तो X को इधर ले जाओ, लेंथ CD को R से मल्टीप्लाई कर दो, AD उसके नीचे आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपका रेजिस्टेंस X निकल आएगा। पर हमारा मोटो जो है रेजिस्टेंस X को कैलकुलेट करना नहीं है, बल्कि कंडक्टेंस G को फाइंड आउट करना है। तो कंडक्टेंस G बेटा किसके इक्वल होगी, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/X, क्योंकि कंडक्टेंस हमेशा X के यानी कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। और अगर ये 1/X हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, इनटू ये इन्वर्स हो जाएगा, लेंथ AD ऊपर चला जाएगा, लेंथ CD नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, जिसकी हेल्प से हमने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो है उसे फाइंड आउट किया है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर गए हैं। अब अगला लेक्चर मैं करवाना चाहता हूँ आपको, लेकिन मैं आज उस लेक्चर के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग यानी कि न्यूमेरिकल के फॉर्मूलीज आपको दे रहा हूँ। वो फॉर्मूलीज आपने याद करने हैं, तो फिर कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स आपने कुछ तो सॉल्व्ड मैं करवा दूंगा, कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में से या सॉल्व्ड एक्सरसाइज में से आपने करने हैं। मैंने अपने न्यूमेरिकल इस तरह से चूज़ किए हैं जिनकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट हो, एक दूसरे से ऑल्टर करें और थोड़े थोड़े डिफरेंट हो। तो जो फॉर्मूलीज हमें न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, याद है ये हमने ड्राइव किया था। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हमने क्या निकाले थे, ओम सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस का और रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी हमने किसके ये ड्राइव करे हुए हैं हमने, तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, G इंटू एल अपॉन ए। तो इसका यूनिट नेचुरली रेजिस्टिविटी के यूनिट से ऑपोजिट होगा, इन्वर्स होगा। अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम सेंटीमीटर है तो कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके अलावा एक सेल कांस्टेंट है, ये G स्टार के साथ लिखा हुआ है। जो कंडक्टेंस है वो G है और जो सेल कांस्टेंट है वो G स्टार है। दिस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो न्यूमेरिकल में जैसे लेंथ ऑफ सॉल्यूशन या लेंथ ऑफ कंडक्टर दी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर दिया होगा, तो इसका यूनिट क्या निकलेगा, पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो कंडक्टिविटी है वो इक्वेशन यहाँ से देख लीजिए, इस सेकंड एक्सप्रेशन से देख लीजिए। कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ये हमने लिख दिया। अभी अभी हमने कहा कि लेंथ अपॉन एरिया जो है वो सेल कांस्टेंट G स्टार के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे फिर,
कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू लेंथ अपॉन एरिया किसके इक्वल है, जी स्टार के। जी को कंडक्टेंस या ऑब्जर्व कंडक्टेंस कहते हैं, जी स्टार को सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ से भी आप कंडक्टिविटी के यूनिट निकालेंगे, फिर से पर ओम पर सेंटीमीटर निकलेगा। कैसे? कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, पर ओम। तो जी स्टार ये है, इसके यूनिट क्या है, पर सेंटीमीटर। तो वंस अगेन जो कंडक्टिविटी है उसके यूनिट्स क्या निकले, पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को सीमेंस के साथ लिखा जाता है, ये सीमेंस पर सेंटीमीटर भी हो गया। ठीक है। अगर आपने सेल कांस्टेंट जी स्टार जो है लेंथ अपॉन एरिया, आपको न्यूमेरिकल में लेंथ नहीं गिवन, एरिया भी नहीं गिवन, लेकिन आपको सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। वो क्या तरीका है, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। तो जी को के नीचे ले जाइए, तो जी को के नीचे ले आए, तो जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के अपॉन जी। ठीक है, जी स्टार इज इक्वल टू के अपॉन जी। जी क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन आर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये ऊपर तो जाएगा ही, तो हमारे पास क्या आ गया, के इंटू आर। इसका मतलब कि सेल कांस्टेंट को निकालने का एक और तरीका है, के इंटू आर। के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूलीज जो हैं इसका सेल कांस्टेंट का निकाल सकते हैं। जब तक आपको ये फॉर्मूलीज नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आई वुड डेफिनेटली लाइक कि आप सारे फॉर्मूलीज जो हैं वो याद कीजिए। फॉर्मूलीज याद होंगे तो ही न्यूमेरिकल जो है किए जा सकते हैं। पहला फॉर्मूला, आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, डेरिवेशन हो चुकी हुई है, यूनिट्स इसके ओम सेंटीमीटर। दूसरा फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया, डेरिवेशन हो चुकी हुई है, यूनिट्स इसके पर ओम पर सेंटीमीटर। तीसरा, सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया, इसको जी स्टार से लिखना है, इसका यूनिट पर सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो नेचुरली पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा कि कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप हमने पढ़ा सेकंड में, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। तो मैंने भी लिख दिया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए किसके इक्वल है, सेल कांस्टेंट के, तो इसको सब्स्टिट्यूट मैं कर दूंगा जी स्टार के साथ। तो कंडक्टिविटी के यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जी कंडक्टेंस है, इसके यूनिट तो पर ओम होते हैं, और जी स्टार सेल कांस्टेंट है, इसके यूनिट हमने अभी अभी निकाले पर सेंटीमीटर, तो ये क्या निकल गया, पर ओम पर सेंटीमीटर, या सीमेंस पर सेंटीमीटर निकल गया। सेल कांस्टेंट ऐसे भी निकाला जा सकता है कि आपको लेंथ और एरिया नहीं दिया हुआ, तो फिर उस केस में के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो अब आपको ये निकालना है, जी स्टार निकालना है, तो ऑब्वियसली जी के नीचे चला जाएगा, तो जी जो है के नीचे चला गया, तो जी जो है ये कंडक्टेंस है, ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, के इंटू आर। के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये अगर 5 फॉर्मूलीज आपको पता है तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन विल कम टू 6th एंड 7th ऑल्सो। 6th इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। के का यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर, 1000 यानी कि वॉल्यूम है, क्यूबिक सेंटीमीटर, नॉर्मेलिटी को ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आपका इसका यूनिट निकल आएगा, जो हम पीछे भी निकाल चुके हैं। सेम विद द मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो। अच्छा, जो 8th है
ये हमने एक चैप्टर सोल्यूशन में भी पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। नॉर्मेलिटी जो है मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर के इक्वल होती है। सपोज किसी न्यूमेरिकल में आपको नॉर्मेलिटी दे दी गई है, ठीक है, पर आपको चाहिए मोलैरिटी, तो आप वैलेंस फैक्टर को नॉर्मेलिटी के नीचे ले जाइए। अब आप पूछेंगे कि सर क्या ज़रूरत है, क्या यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है। सपोज कीजिए कि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, से मोलर कंडक्टिविटी जिंक सल्फेट की निकालनी है, पर उसकी मोलैरिटी नहीं दी, न्यूमेरिकल में नॉर्मेलिटी दे दी गई है। क्या दे दी गई है? नॉर्मेलिटी दे दी गई है। अब उस नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में जब तक नहीं कन्वर्ट करोगे, मोलर कंडक्टिविटी तो नहीं निकलेगी। तो जिंक सल्फेट की नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला ये लगेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो अब आपको मोलैरिटी निकालनी है जिंक सल्फेट की। नॉर्मेलिटी आपको जिंक सल्फेट की दी हुई है, वैलेंस फैक्टर यानी जिंक सल्फेट, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2, तो नॉर्मेलिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी क्या निकल आएगी? मोलैरिटी। जब मोलैरिटी निकल आएगी वो आप इसमें पुट करेंगे तो तभी मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी, एंड वाइस वर्सा। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल में मोलैरिटी दे देते हैं और वो क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो। तो मोलैरिटी को मोलैरिटी के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो नहीं निकाली जा सकती, आपको उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी चाहिए। नॉर्मेलिटी चाहिए तो मोलैरिटी को अब किस में कन्वर्ट करना है? नॉर्मेलिटी में। तो आप नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और मोलैरिटी को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर दीजिए? नॉर्मेलिटी में। और इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? आप नॉर्मेलिटी को यहाँ पे पुट करके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा भी, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, बट आई एक्सपेक्ट कि आप सारे फॉर्मूलीज अच्छी तरह से याद रखना। फॉर्मूलीज याद होंगे तभी ये आपका हो पाएगा जो काम न्यूमेरिकल्स का है। आई एम वेरी श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव टू यू ऑल। थैंक यू। गुड डे।